तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। और कैसे हैं आप सभी? आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी और तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। तैयारी आप कर रहे होंगे, हमारे साथ जुड़ करके आप तैयारी कर रहे होंगे अच्छी तरीके से। और देखिए, यहाँ पर क्लासों में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ दिया जा रहा है, तो आप हमारे साथ जुड़िए। और जो बच्चे, ठीक है, जो बच्चे आप कोर्स नहीं पेड कर सकते, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ये उन बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद है जो बच्चे पे नहीं कर सकते कोर्स को, ठीक है, जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों का पे नहीं कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़िए। आप देखिए, निश्चित ही आपको कुछ ना कुछ ज़्यादा ही मिल रहा होगा, यहाँ पे कंटेंट भी ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। और ये हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। जो हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी कुछ मेहनत कीजिए अपना, ठीक है, लेकर के। और हमारे साथ जुड़े रहिए जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर हो। ये अभी हमारे टॉपिक बाई जो चल रहे हैं, डिटेल में थोड़ा चल रहा है, थोड़ा सा डिटेल चल रहा है ये, ठीक है। ये इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि अभी देखिए यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस का भी कोई एग्जाम है नहीं अभी नज़दीक, और इन्हीं को ज़्यादातर टारगेट किया गया है। और देखिए एसएससी के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। एसएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। एसएससी में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, और ठीक है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करें। यहाँ से पिछली क्लासों में मैं पढ़ा चुका हूँ और मैंने बताया भी था कि इससे पहले, ठीक है, समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी होते हैं। तो समुद्रगुप्त के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। और इन्होंने नेपोलियन की जो उपाधि दी गई थी इन्हें विसेंट स्मिथ के द्वारा भारत का नेपोलियन कहा गया था। कारण ये था कि ये इन्होंने उत्तर और दक्षिण के 12 शासकों को पराजित किया। इस कारण इन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया। किसके द्वारा? विसेंट स्मिथ के द्वारा। और इन्हें कविराज भी कहा जाता था। हम समुद्रगुप्त की बात कर रहे हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात नहीं कर रहे। अब आते हैं हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। किसके? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय। इनके द्वितीय जो लिखा हुआ है चंद्रगुप्त सेकंड या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इनका नाम है। शासनकाल इनका 375 से लेकर के 415 AD तक चलता है। कहाँ तक चलता है? 375। देखिए यहाँ पर 80 लिखा हुआ है। ये क्या है कि जो कुछ बुकें ऐसी दे रखी हैं कि जिनमें जो इनका शासनकाल है वो 380 दे रखा है, और 380 से लेकर के 415 तक इनका शासनकाल दे रखा है। तो कुछ पुस्तकें हैं उनमें, देखिए, समुद्रगुप्त के बाद इसका पुत्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य शासक बना। ठीक है। अब इनके शासक बनने से पहले एक शासक और आता है जिसका नाम होता है रामगुप्त। ठीक है, क्या नाम होता है जी? रामगुप्त एक शासक होता है। ये भाई होते हैं किसके? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बड़े भाई होते हैं। कौन होते हैं जी? बड़े भाई। ठीक है, बड़े भाई होते हैं ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। और ये शासक बने कुछ समय के लिए, ये शासक बने। जब समुद्रगुप्त की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद रामगुप्त कुछ समय के लिए शासक बनते हैं। और इसके शासनकाल में, यानी रामगुप्त के शासनकाल में, एक आक्रमण होता है शकों का। तो शकों का आक्रमण हुआ, ठीक है, गुप्त वंश में शकों का आक्रमण रामगुप्त के शासनकाल में होता। तो याद रखना, पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो शकों का जो आक्रमण हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो किसके शासनकाल में हुआ था? रामगुप्त के शासनकाल में। अब हुआ क्या था कि जब इन्होंने आक्रमण किया तो उस आक्रमण से बचने के लिए, ठीक है, उन आक्रमण से बचने के लिए सोच रखी थी इन्होंने कि एक काम करते हैं कि इनकी पत्नी थी, नाम था इनका ध्रुव देवी। किसकी? रामगुप्त की। तो रामगुप्त की पत्नी का नाम था ध्रुव देवी। इन्होंने सोचा कि शकों से युद्ध ना कर करके एक काम करते हैं, मैं अपनी पत्नी को दे देता हूँ, और हो सकता है कि वो संधि के द्वारा हम दोनों में समझौता हो जाए आपस में। तो इन्होंने, यानी रामगुप्त ने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को उनको देना चाहा। और जैसे ही ये बात इनके भाई, छोटे भाई यानी चंद्रगुप्त को पता चली, तो उन्हें इतना गुस्सा आया कि उनको लेकर के, यानी गुस्से को लेकर के इन्होंने इसकी हत्या कर दी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसकी हत्या कर दी, यानी रामगुप्त की हत्या कर दी। और इनकी हत्या करके फिर पहुंचे वहां के शक नरेश के पास। बोले कि कौन सा शक नरेश है जो मेरी भाभी को मुझसे लेना चाह रहा है? तो पहुंचे वहां पे। पहुंचने के बाद उसकी भी हत्या कर दी। तो इन्होंने शक शासक को भी पराजित किया, उसको भी मार दिया, और रामगुप्त को भी मार करके ध्रुव देवी के साथ विवाह कर लेता है, कि नाम होता है इनका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और शकों को इन्होंने पराजित किया, अपने भाई को इन्होंने मार डाला, और उसके बाद इनका राज्याभिषेक होता है, शासक बनते हैं। 380 से लेकर के 415 AD तक इनका शासनकाल रहता है। तो ये जो समय आता है आपका, मैंने जो 75 बताया है, ये वाला 75, वास्तविकता में देखा यह जाता है कि 375 की मतलब कुछ समय के लिए जो रामगुप्त शासक बनते हैं तो ये इन्हीं का शासनकाल आता है।
कहीं कहीं पर आपको 375 भी दिखाई देगा कि 375 एडी से 415 एडी तक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य शासक बनते हैं, लेकिन यहाँ पे 380 लिखा हुआ, तो ऐसा माना जाता है कि इनसे पहले इनके भाई जो थे रामगुप्त ये शासक थे। ठीक है, साम्राज्य विस्तार के कारण उसे विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। इन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया और वैवाहिक संबंधों के द्वारा इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। 3 राज्यों के साथ इन्होंने वैवाहिक संबंध बनाए। 3 राज्य कौन कौन से थे? देखिए, एक था, ठीक है, नागवंश। कौन सा था? एक नागवंश था। और नागवंश जो था इसकी एक राजकुमारी थी, नाम था इनका कुबेरनामा। क्या नाम था जी? कुबेरनामा। ठीक है, कुबेरनामा एक राजकुमारी थी, नागवंश की राजकुमारी कुबेरनामा थी। इनके साथ चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह होता है और विवाह के बाद इन्हें एक पुत्री प्राप्त होती है जिसका नाम होता है प्रभावती। प्रभावती गुप्त नाम होता है और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री का नाम क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था ग्रुप डी के एग्जाम में आया था, जो कोर्ट के जो एग्जाम होते हैं ग्रुप डी में चपरासी के लिए, उसमें पूछा गया क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री का नाम क्या था? विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, विक्रम द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये क्वेश्चन आता है, याद रखना, प्रभावती गुप्त। और पूछा जाए कि प्रभावती गुप्त की माता का नाम क्या था? तो नाम था उनका कुबेरनामा। ठीक है, साम्राज्य विस्तार के कारण इन्हें चंद्रगुप्त की उपाधि दी गई थी। ठीक है, देखिए चलिए आगे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुबेर वंश, देखिए मैंने बताया था ना, कुबेर वंश, ठीक है, नागवंश। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुबेर वंश, वाकाटक वंश एवं कदम वंश के से विवाह संबंध स्थापित किए। किससे संबंध स्थापित किए? दीजिए, कुबेर वंश, वाकाटक वंश, कदम वंश। ये कुबेर वंश जो था इसको नागवंश भी कहते थे। क्या कहते थे? नागवंश। ठीक है, नागवंश। और ये जो देखिए इनका जो क्षेत्र विस्तार था, तो क्षेत्र की बात करें, अभी मैंने बताया भी था, तो क्षेत्र था इनका मथुरा। ठीक है, मथुरा, वर्तमान मथुरा, अहिछत्र, ठीक है, अहिछत्र, ठीक है, अहिछत्र, अहिछत्र और, ठीक है, अहिछत्र, ठीक है, तो ये वर्तमान क्षेत्र था इनका, अहिछत्र, ठीक है, और पद्मावत। पद्मावत वाला जो क्षेत्र था ये इनके क्षेत्र में इनके क्षेत्र के अंतर्गत आता था। इनकी राजकुमारी थी, नाम था इसका कुबेरनामा। कुबेर वंश से आप समझ सकते हो, कुबेरनामा इनका नाम था। इसके साथ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, इन्होंने विवाह किया और इनसे ही एक पुत्री प्राप्त हुई थी, नाम था उसका प्रभावती गुप्त। ठीक है, उसके बाद वाकाटक नरेश, ठीक है, वाकाटक नरेशों के साथ भी इन्होंने विवाह संबंध बनाए। और देखिए वाकाटकों की बात की जाए तो वाकाटक जो क्षेत्र था, यानी जो क्षेत्र पड़ता है आपका, ये कहाँ पड़ता है? ये वाकाटक क्षेत्र वर्तमान महाराष्ट्र में पड़ता था। कहाँ पड़ता था जी? वर्तमान महाराष्ट्र में। उस समय तत्कालीन समय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय ये जो क्षेत्र था ये महाराष्ट्र में पड़ता था। और यहाँ का जो क्या शासक था, ठीक है, यहाँ के शासक के साथ इसने अपनी पुत्री का विवाह किया था। विवाह यानी प्रभावती गुप्त का विवाह किया। किसके साथ? यहाँ के शासक का नाम था रुद्रसेन। क्या नाम था जी? रुद्रसेन। रुद्रसेन इस वंश का शासक था, यानी वाकाटक वंश का शासक था। और इस रुद्रसेन के साथ, रुद्रसेन द्वितीय के साथ, ठीक है, रुद्रसेन द्वितीय के साथ इसने अपनी पुत्री का विवाह किया। रुद्रसेन सेकंड के साथ, ठीक है, प्रभावती का विवाह किया। प्रभावती, ठीक है, प्रभावती गुप्ता का विवाह कर दिया था। किसके साथ? रुद्रसेन सेकंड के साथ। और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसके बाद एक कदम राजवंश के साथ गए थे और कदम राजवंश में थे। देखिए, अभी कदम पे हम बाद में चलेंगे, पहले वाकाटक को समझ लेते हैं। हुआ क्या था, जब शासन काल था इनका, मैंने ये बताया था कि रामगुप्त आते हैं और रामगुप्त जो चलते हैं, रामगुप्त के समय में ही शकों ने आक्रमण किया था। उस समय शकों का फिर भी खतरा मंडरा रहा था, तो इन्होंने क्या काम करा था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, इन्होंने अपना साम्राज्य जो विस्तार किया था वो वैवाहिक संबंधों के द्वारा किया। तो इन्होंने पहले कुबेर वंश के साथ विवाह किया था, उसके बाद वाकाटक वंशों के साथ विवाह किया। और वाकाटक वंश के साथ जब इन्होंने विवाह किया तो इनके साम्राज्य की जो सीमा थी वो बढ़ गई थी, क्षेत्र विस्तार हो गया और इन्होंने वाकाटकों के साथ मिल करके शकों को पराजित किया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों को पराजित करने के लिए किस वंश की सहायता ली? तो याद रखना, वाकाटक वंश की। रुद्रसेन द्वितीय के साथ अपनी बेटी प्रभावती का विवाह कर देते हैं। उसके बाद ये कदम राजवंश में गए और कदम राजवंश वर्तमान, देखिए इसे काम्पिल्य, ठीक है, वर्तमान की बात करें तो इसे काम्पिल्य भी कहा जाता था। ठीक है, सॉरी काम्पिल्य नहीं, ठीक है, ये जो आता था आपका
आपने एक बाहुबली मूवी देखी होगी, ठीक है, कुंतल देश की राजकुमारी आपने सुना होगा, कुंतल, ठीक है, तो कुंतल देश आपने सुना होगा कि कुंतल देश, ठीक है, क्या जी, कुंतल देश, आपने कुंतल देश सुना होगा कि कुंतल देश की राजकुमारी, ठीक है, कुंतल, तो कुंतल वर्तमान में कहाँ पड़ता है, कर्नाटक, कहाँ पड़ता है जी, कर्नाटक। तो कुंतल देश यानी कर्नाटक क्षेत्र में निवास करते थे, कर्नाटक क्षेत्र में निवास करते थे। और यहाँ का जो शासक था, यहाँ का शासक था काकूत शर्मन। क्या नाम था यहाँ के शासक का, तो कुंतल देश का जो शासक था इसका नाम था काकूत शर्मन। क्या था जी, काकूत शर्मन, काकूत शर्मन। काकूत शर्मन ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पुत्र कुमारगुप्त के साथ किया। क्या किया था जी, कुमारगुप्त के साथ अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया, कुमारगुप्त के साथ काकूत शर्मन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था। ये किस वंश का शासक था, तो एक कदम वंश का शासक था। कदम वंश वर्तमान कर्नाटक, इसे कुंतल देश भी कहते थे उस समय। और साम्राज्य विस्तार हो गया था चंद्रगुप्त का दक्षिण भारत तक। ठीक है, आगे देखिए, ठीक है, और शकों को पराजित किया। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया, किसकी सहायता से, वाकाटकों की सहायता से। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की गणना भारत के महान सम्राटों में की जाती है। ठीक है, महानता किस कारण, ठीक है, इनकी जो महानता थी वो शकों को यानी जो इनकी जो महानता थी, यानी जब इन्होंने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया तो उस वैवाहिक संबंधों के माध्यम से ही इनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी और ये महान सम्राटों की गिनती में आ गए थे। तो इन महान सम्राट कहलाए। तो चंद्रगुप्त द्वितीय महान सम्राटों, ठीक है, महान सम्राटों की गणना में भारत में महान सम्राट, ठीक है, भारत के महानतम सम्राटों में की जाती है इसकी गिनती। उसका शासनकाल प्राचीन भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, यानी स्वर्ण काल के इसे नाम से जानते हैं। और ये क्वेश्चन आता है कि प्राचीन काल में स्वर्ण काल के नाम से किस वंश को, किस शासकों को जाना जाता था। तो याद रखना, जो गुप्त शासक थे उनको स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है, यानी उनका जो काल था उन्हें स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे कार्य हुए थे, बहुत सारे आप देखेंगे, बहुत सारे मंदिर बनवाए गए थे। ठीक है, आप चाहो तो मैं मंदिर वाला एक वीडियो बना दूंगा, आप देख लेना गुप्त वंश में जो प्रमुख मंदिर बनवाए गए थे। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है कि जब हम ज़्यादा डिटेल में जाते हैं तो बच्चे सोचते हैं कि पता नहीं क्या बकवास चीज़ें चल रही हैं या फिर क्या पढ़ाया जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन कहीं से भी किसी प्रकार से पूछ लिया जाएगा। आप पता नहीं होगा कि आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है, समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार से आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप कर ले, ठीक है, और वहीं से आपका जो नंबर है, एक एक नंबर भी आपका सिलेक्शन रोक देता है। ठीक है, तो याद रखना, फिर वही गम रह जाता है, वही मलाल रह जाता है कि काश एक नंबर और आ जाता हमारा। ठीक है जी, चलिए, इसे सांची के अभिलेखों में देवराज क्या कहा गया जी, देवराज या प्रवरसेन के, ठीक है, देवराज एवं प्रवरसेन के अभिलेखों में देवगुप्त नाम का भी इसका उल्लेख मिलता है। किसका नाम का उल्लेख मिलता है, सांची के स्तूप में इसके एक नाम यानी देवराज का उल्लेख मिलता है, जबकि प्रवरसेन अभिलेख में इसके देवगुप्त नाम का उल्लेख मिलता है। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को देवराज या देवगुप्त के नाम से भी जानते थे। ठीक है, मेहरौली स्तंभ लेख में राजा चंद्र का वर्णन मिलता है। मेहरौली स्तंभ लेख कहाँ पर है जी, मेहरौली की बात करें तो दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में एक स्तंभ लेख है और इसमें चंद्र नाम का उल्लेख मिलता है और जिसकी पहचान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से की गई है। किससे की गई है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से इसकी पहचान की गई है, चंद्रगुप्त द्वितीय से इसकी पहचान की गई है। ठीक है, इस विजय के बाद उसे क्या कहा गया था, शाकहारी कहा गया था। ठीक है, क्या कहा गया था जी, इस विजय के बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को शाकहारी कहा गया। तो याद रखना, ठीक है, चंद्रगुप्त जो इसने शकों पर विजय प्राप्त करी थी तो उस विजय के उपरांत थी इसे क्या कहा गया था, शाकहारी कहा गया था। शाकहारी क्योंकि इन्होंने शकों को पराजित किया, तो शकों को पराजित करने के कारण, शकों को पराजित करने के कारण इन्हें शाकहारी कहा गया। देखिए क्या कहा गया थी, शाकहारी कहा गया। ठीक है, तो याद रखना, शकों को पराजित करने के कारण इन्हें शाकहारी कहा गया और उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी। साम्राज्य विस्तार किया था, मैंने बताया था कि साम्राज्य विस्तार किया था, शकों को पराजित किया था और इस कारण इन्होंने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी, यानी विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी। इन्हें देवगुप्त या देवराज के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, इनकी पुत्री का नाम मैंने बता दिया, प्रभावती गुप्त। उसकी राजधानी यानी इनकी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। कौन सी थी, पाटलिपुत्र। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। कौन सी थी जी, पाटलिपुत्र। कौन थी, पाटलिपुत्र, याद रखना। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, लेकिन इन्होंने उज्जैन को भी अपनी दूसरी राजधानी बनाया। कौन बनाया, उज्जैन को भी अपनी दूसरी राजधानी बनाया और इसी उज्जैन वाली राजधानी में यानी दूसरी राजधानी में
इसके 9 रत्न रहते थे, नवरत्न, ठीक है, क्या करते थे जी, नवरत्न, ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो नवरत्न थे वो इसकी दूसरी राजधानी यानी उज्जैन वाली राजधानी में निवास करते थे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्र के निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में नवरत्न थे, तो यहाँ पर जो नाम आएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तो याद रखना, ठीक है। चलिए अभी बताऊंगा इसका ट्रिक याद करने का तरीका बताऊंगा किस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। रूसी राजधानी स्थापित की जो कालिदास एवं अमर सिंह जैसे विद्वानों से विभूषित होती थी, विभूषित मतलब सुशोभित होती थी, और इसमें नवरत्न, यहाँ पे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न निवास करते थे, जिनमें से, ठीक है, एक थे अमर सिंह, कौन थे जी, अमर सिंह, ठीक है, अमर सिंह, अमर सिंह, ठीक है, बरामिहिर, ठीक है, बरामिहिर, अमर सिंह बरामिहिर, कालिदास, ठीक है, धनवंतरी, धनवंतरी, कालिदास, ठीक है, छप्पड़क, छप्पड़क, शंकु, ठीक है, बेताल भट्ट, ठीक है, घटकर पर और बररुचि। ये प्रमुख नौ विद्वान रहते थे, 1 2 3 4 5 6 और 6 3 9, तो 9 विद्वान प्रमुख रहते थे। एक थे अमर सिंह, बरामिहिर, धनवंतरी, कालिदास, छपड़क, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपण और बररुचि। देखिए इनको याद करने का एक बहुत सिंपल तरीका है, एक याद करने के इनके लिए एक ट्रिक है, मैं ट्रिक बता देता हूँ ताकि आपके याद रहें, ताकि आप ना भूलो। तो देखिए इनको याद करने की एक बहुत सिंपल ट्रिक है। तो ट्रिक याद करने क्या है, देखिए आप इस तरीके से एक ट्रिक याद करिए कि ट्रिक कैसी है, ठीक है, बहुत सिंपल है। आप अपने किसी दोस्त या अपने किसी एक ऐसे टीचर से आपको इसको रिलेटेड कर सकते हैं जो बहुत खतरनाक हैं, ठीक है। जैसे कुछ होता है ना, एक फ्रेंड सर्कल में बहुत खतरनाक दोस्त होता है, ठीक है, कि जिसको देख करके बाकी सब लोग, मतलब ऐसा है कि ग्रुप में एक होता है कोई लड़का या कोई भी, जैसे कि आपका कोई दोस्त हो, जिसको देख करके दूसरे घबराते हैं या कोई भी चीज़ें होती हैं। या फिर आप देखिए कोई ऐसे आप टीचर से रिलेटेड करके मानिए कि स्कूल में हो आप, और उस स्कूल में आपका एक टीचर है जिसका नाम है अवध, क्या नाम है, अवध, ठीक है, अवध, अवध एक टीचर है आपके स्कूल में, कोई एक टीचर है अवध, और आप वो क्लास में जब भी आते हैं तो उनसे बच्चे सब घबरा जाते हैं, क्या कर जाते हैं, बच्चे सब घबरा जाते हैं। तो याद रखना, आप इनसे रिलेटेड कर सकते हो कि अवध, आपके स्कूल में एक अवध टीचर है, बहुत खतरनाक टीचर है, ठीक है, और जब भी वो कक्षा में आते हैं तो उनसे सब घबरा जाते हैं। तो अवध से क्या है जी, अवध से कक्षा में सब घबराएं, घबराएं, ठीक है। इनमें से आपको 3 वर्ड साइलेंट करने हैं, कौन कौन से, एक तो से आपको साइलेंट करना है, एक मैं आपको साइलेंट करना है, एक लास्ट वाला तो मैंने ऐसे जोड़ दिया है, सब घबराएं, ठीक है, जिससे कि आप इसे ट्रिक बन जाए आसानी से। तो ऐसे हो गया अमर सिंह, देखिए ऐसे हो गया अमर सिंह, वैसे हो गया बरामिहिर, धैसे हो गया धनवंतरी, कैसे हो गया कालिदास, छह से हो गया छप्पड़क यानी कक्षा से हो गया छप्पड़क, छा से यहाँ पे आप ऐसी रिलेट कर दी कि यहाँ पे से है तो सहमन से कर लीजिए, क्योंकि शंकु ऐसे लिखा जाता है। से हो गया शंकु, बैसे हो गया बेताल भट्ट, घ से हो गया घटकर पर, और बैसे हो गया बररुचि, ठीक है, बररुचि। तो 3 वे वाले हैं, इसमें 3 वे वाले हैं, तो ये आप याद रख सकते हैं। इसको आसान है, सबसे आसान ट्रिक है याद करने की, ठीक है, कि अवध से कक्षा में सब घबराएं। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों को याद करने की सबसे आसान ट्रिक कि अवध से कक्षा में सब घबराएं। चलिए ट्रिक बहुत सारी बन जाती हैं, आपको जो अच्छी लगे वो कर लेना, ठीक है। चलिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय ही चीनी यात्री, एक चीनी यात्री, नाम था इसका फाइयान, कौन था, नाम था इसका फाइयान, ठीक है, 399 एडी में भारत आया। कौन आया था जी, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में एक चीनी यात्री फाइयान भारत आया। कब आया, 399 एडी में, ठीक है, 399 एडी में ये भारत आया, ठीक है, नाम था इसका फाइयान। तो फाइयान 399 एडी में भारत आया, इसका वास्तविक नाम
वास्तविक नाम कुंड था। इसका वास्तविक नाम क्या था? इसका वास्तविक नाम कुंड था और ये चीनी यात्री था। शासनकाल में किसके भारत आया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया। भारत आने के बाद यहाँ पर इन्होंने भारत के कई क्षेत्रों का इन्होंने भ्रमण किया। सबसे पहले तिब्बत वाले क्षेत्र से होता हुआ, कहाँ से जी? तिब्बत वाले क्षेत्र से होता हुआ ये पंजाब आए। पंजाब आए, पंजाब से सीधा ये कहाँ निकले? पंजाब से आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद ये सीधा पंजाब से, देखिए पहले ये इनकी जो यात्रा शुरू होती है वो शुरू होती है कहाँ से? चीन से इनकी यात्रा शुरू होती है, तिब्बत होते हुए सांसान पहुंचे। कहाँ पर पहुंचे जी? सांसान पहुंचे। सांसान पहुंचे और सांसान में, ठीक है, कहाँ पहुंचे? सांसान, ठीक है, सांसान पहुंचे और सांसान में इनकी मुलाकात 4000 बौद्ध भिक्षुओं से हुई। किससे हुई जी? भिक्षुओं से। 4000 बौद्ध भिक्षुओं से इनकी मुलाकात होती है। ये महायान शाखा से संबंधित 4000 बौद्ध भिक्षु थे, इनसे इनकी मुलाकात होती है। उसके बाद यहाँ से ये बिहार जाते हैं और बिहार में कम से कम लगभग, उसके बाद ये, ठीक है, खेतान जाते हैं और खेतान में लगभग कम से कम 10,000 बौद्ध भिक्षुओं के साथ इनकी मुलाकात होती है। और वो जो 10,000 बौद्ध भिक्षु थे वो एक हीनयान शाखा से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? हीनयान शाखा से संबंधित थे। उसके बाद ये कहाँ जाते हैं? देखिए उसके बाद गंधार जाते हैं, गंधार से तक्षशिला जाते हैं और तक्षशिला से ये अफगानिस्तान में दोनों संप्रदायों के बौद्ध भिक्षुओं से मिले, जिनमें हीनयान और महायान शाखा के कम से कम 3000 सैनिक थे, 3000 बौद्ध भिक्षु थे। लेकिन उससे पहले भारत में होते हुए, यानी तिब्बत जब आते हैं, ये बात यहाँ तक चलते हैं, पूरा इसका सिनेरियो एक तरीके से। तिब्बत जाते हैं, तिब्बत से पंजाब जाते हैं और पंजाब से सीधा निकलते हुए मध्य देश आते हैं। कहाँ आते हैं जी? मध्य देश, यानी जहाँ पर किसका शासनकाल था? गुप्त वंश का शासनकाल था। और ये बताते हैं इसके बारे में, यानी ह्वेंसांग पहला व्यक्ति था जिसने भारतीयों के बारे में लिखा था, ठीक है। और इन्होंने बताया कि जब मैं मध्य देश गया तो मैंने देखा कि यहाँ पर ब्राह्मणों का शासन था। किसका शासन था? ब्राह्मणों का शासन था। यहाँ के लोग ना तो मदिरा का पालन करते हैं, यानी मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ के लोग पशु, यानी जो पशु होते हैं, पशु और पक्षियों को नहीं पालते हैं। कुछ अपवाद होते हैं, यहाँ पर मांस नहीं खाया जाता, मदिरा का सेवन नहीं किया जा सकता है। लेकिन कुछ इसके अपवाद हैं, जैसे चंडाल इसके कुछ अपवाद हैं जो मदिरा और मांस का सेवन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। बार बार राजद्रोह करने के कारण उसे उसके दाहिने हाथ को काट दिया जाता है, ठीक है। यहाँ के लोग लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करते हैं और यहाँ का शासन बहुत अच्छा है, यानी इसकी प्रशंसा करते हैं। किसके द्वारा इसकी प्रशंसा की जाती है? फाहियान के द्वारा इसकी प्रशंसा की जाती है। चलिए, तो फाहियान कब आया था? 399 AD में। उसके बाद ये अफगानिस्तान होता हुआ सीधा कहाँ पहुँच गया था? चाइना पहुँच गया था, यानी चीन वापस चला गया था। और चीन में ये कब पहुंचे थे? 414 में। तो 414 AD में ये अपने वापस चले गए थे। कहाँ? चाइना। तो याद रखना, चीनी बौद्ध यात्री फाहियान के बारे में उल्लेख मिलता है। किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया, ठीक है। अभी कुमारगुप्त के बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कुछ सिक्के चलाए, ठीक है, कुछ सिक्के चलाए। सिक्कों की बात करें कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कौन कौन से सिक्के हैं, एक बार सिक्के देख लेते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सिक्के, ठीक है। इन्होंने 3 प्रकार के सिक्के चलवाए। एक था चांदी का सिक्का, ठीक है, एक तांबे का सिक्का और फिर सोने के सिक्के। 3 प्रकार के इन्होंने सिक्के चलवाए सोने के। तांबे के सिक्के रुपयक कहलाते थे, रुपयक, ठीक है। और ये 32.6 ग्रेन के होते थे। 32.6 ग्रेन के सिक्के होते थे, ठीक है। इनका जो वजन होता था वो 32.6 ग्रेन होता था। कितना होता था जी? इनका वजन 32.36 ग्रेन होता था। तो याद रखना 32.36 ग्रेन इनका वजन होता था। तांबे के सिक्कों की बात करें, देखिए ये जो सिक्के चलाए थे, ये जो पहले चांदी के सिक्कों की बात कर ले, तो ये सिक्के जो चलाए गए थे ये कुषाणों की नकल पर आधारित थे। किस पर आधारित थे? कुषाणों की नकल पर आधारित सिक्के थे। नकल पर आधारित
इन्होंने कुषाणों की नकल पर आधारित चांदी के सिक्के चलाए और ये चांदी के सिक्के रुपयक कहलाते थे। क्या कहलाते थे? रुपयक कहलाते थे। ठीक है, इनका वजन एक 32.36 ग्रैन होता था। कितना होता था? 36 ग्रैन होता था। इन्हें रुपयक या रूपक कहलाते थे। तांबे के सिक्के चलाए। ठीक है, इन्हें ताम्र सिक्के कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ताम्र सिक्का कहा जाता था। वहीं इन्होंने सोने के भी सिक्के चलाए थे और सोने के सिक्के, ठीक है, ये दिनार कहलाते थे। क्या कहलाते थे? दिनार। सोने के सिक्कों को दिनार कहते थे और इनका वजन लगभग 144 ग्रेन के बराबर होता था। कितना होता था? 144 ग्रेन इनका वजन होता था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने सोने के सिक्के चलाए। इनके शासनकाल में सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता था। नहीं, गुप्त काल में सोने के जो सिक्के होते थे उन्हें दीनार कहा जाता था और इनका वजन कितना होता था? 144 ग्रेन। वजन की बात करें तो वजन कितना होता था? 144 ग्रेन। ठीक है, 144 ग्रेन का वजन होता था। सोने के सिक्के इनके कई प्रकार के थे। कौन कौन से थे? सोने के सिक्के इनके कई प्रकार के थे। तो सोने के सिक्कों की बात करें तो इन्होंने जो सोने के सिक्के चलाए थे उनमें कई प्रकार के सोने के सिक्के थे। ठीक है, कौन कौन से थे? चलिए आइए बात करते हैं सबके बारे में। ठीक है, एक थे इनमें धनुर्धारी प्रकार के सिक्के। कौन से थे? एक थे धनुर्धारी प्रकार। धनुर्धारी प्रकार। ठीक है, एक है अश्व प्रकार, अश्वारोही प्रकार, अश्वारोही। ठीक है, सिंहहंता और व्याघ्रहनन। व्याघ्रहनन प्रकार। इनके जो सिक्के थे, धनुर्धारी प्रकार के सिक्के, सिंहहंता प्रकार के सिक्के, धनुर्धारी प्रकार के सिक्के और व्याघ्रहनन प्रकार के सिक्के और छत्रधारी प्रकार के सिक्के। कौन से थे जी? छत्रधारी प्रकार के सिक्के। छत्रधारी प्रकार के सिक्के। ठीक है, छत्रधारी प्रकार के। व्याघ्रहनन प्रकार के सिक्के चलवाए गए थे वह शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में। ठीक है, शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए। चांदी के सिक्के चलाए। ठीक है जी। अब आप कहोगे तो आपने तो स्वर्ण सिक्कों में लिख रखे हैं। देखिए, जो पहले इन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए थे, उसके बाद सोने के सिक्के जारी किए गए थे। शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में सबसे पहले चांदी के सिक्के चलाए गए थे और वो चांदी के सिक्के व्याघ्र शैली के चलाए गए थे। नहीं, व्याघ्रहनन प्रकार। एक तरफ उस पर व्याघ्र की आकृति दिखाई गई है, यानी व्याघ्र को मारते हुए दिखाया गया है, और दूसरी तरफ उसको दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है कि उसमें शकों को पराजित किया गया है। तो इसमें अलग अलग प्रकार के सिक्के थे, छत्रधारी प्रकार, व्याघ्रहनन प्रकार, सिंहहंता प्रकार, अश्वारोही प्रकार और धनुर्धारी प्रकार। ठीक है, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित। आइए मैं नवरत्न के बारे में आपको दिखा देता हूं कि नवरत्न कौन कौन से थे। आप इनका एक बार इमेज देख लीजिए। नवरत्न के बारे में आपको दिखा देता हूं। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न देखिए। ये नवरत्न, नवरत्नों से दमकता था विक्रमादित्य का दरबार। देखिए, धनवंतरी थे, छप्पड़क थे, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, कालिदास, बरामीर, बररुचि। ठीक है, सबका अपना अपना क्षेत्र था, सब अपने अपने क्षेत्र से संबंधित थे। ठीक है, चलिए देखिए किन किन क्षेत्र से संबंधित है आप देख लीजिए। कालिदास किससे संबंधित थे? काव्य और नाट्य शास्त्र से संबंधित थे। धनवंतरी एक प्रमुख चिकित्सक थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में प्रमुख चिकित्सक। छप्पड़क, ठीक है, छप्पड़क की बात करें तो ज्योतिष शास्त्र से संबंधित थे, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित थे। बरामिहिर, ठीक है, बरामिहिर की बात करें तो ज्योतिष व खगोल विज्ञान से संबंधित थे। बेताल भट्ट ये जादू से संबंधित थे। अमर सिंह शब्द विज्ञान के बहुत बड़े ज्ञाता थे। वररुचि ये व्याकरण से संबंधित थे। शंकु शिल्प शास्त्र एवं वास्तुकला से संबंधित थे। शिल्प यानी क्या क्या बनाना है, कैसी चीजें बनानी है, शिल्प से संबंधित थे। वहीं हरिशरण की बात करें तो कवि है, प्रमुख कवि थे और इनका नाम घटकर पर भी मिलता है। क्या मिलता है? घटकर पर। ठीक है, तो ये बहुत बड़े कवि थे और ये इनका नाम था घटकर पर। ठीक है, घटकर पर के नाम से फेमस थे। ये नाम था इनका हरिशरण और ये प्रमुख कवि थे और ये समुद्रगुप्त के दरबार के प्रमुख कवि भी थे। तो ये 9 रत्न थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के प्रमुख 9 रत्न, उनसे संबंधित क्षेत्र। ठीक है,
एक बार और देख लीजिए कौन कौन से थे, ताकि आपको चीज़ें याद रहें। और मैंने ट्रिक बता दी इनको याद करने की, किस प्रकार से इनकी ट्रिक होती है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगी है तो देखिए हमें कमेंट करके बता दीजिए कि क्या अच्छी लगी है नहीं लगी है। ठीक है, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको अगर कोई भी कहीं कोई कमी दिखाई दे रही है तो आप उसको भी बताइए, जिससे कि हम और भी उसमें सुधार करें, बेहतर सुधार करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।